नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज यूपी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बरखा बली। दुनिया के सबसे बड़े खेलों का आयोजन ओलंपिक गेम्स एक बार फिर से तीसरी बार पेरिस में होने जा रहा है। 33rd समर ओलंपिक गेम्स में इस बार 10,500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। भारत की तरफ से 16 खेलों में 70 पुरुष और 47 महिलाओं समेत 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक गेम्स में कैसी होगी भारत की भागीदारी, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित कनौजिया, जो एक एडिटर है जिन्होंने कई स्पोर्ट्स इवेंट कवर भी किए हैं। स्वागत है सर हमारे शो में। शुक्रिया बरका, एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल सर। सर, मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें तो 1900 से 2024 तक भारत की भागीदारी आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की भागीदारी से पहले मैं एक बात कहूँगा, आपको ओलंपिक समझनी चाहिए। ओलंपिक 1896 में पहली बार शुरू हुआ था, लेकिन तब 1900 जब हुआ तो 1900 में एक तरीके से उसको फुल फ्लेज ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत का जो सफ़र है 1900 ओलंपिक से ही शुरू हो गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी भारतीय खिलाड़ी भारत की तरफ से एंट्री नहीं भेजी गई थी। और एंटवर्प ओलंपिक हुए 1920 में, तब आधिकारिक तौर पे भारत की ओर से एक टीम भेजी गई, क्योंकि उससे पहले भारत जो था वो ब्रिटिश इंडिया था और ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। भारत इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद तो थोड़ा सा एक समय लगा। और नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे, एक तरीके से देखा जो पहली एंट्री है एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे, वो हालांकि वो भारतीय मूल रूप से थे, उनका जन्म जो था वो भारत में हुआ था, इसलिए जब उन्होंने भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ही पहले 2 जो मेडल थे वो उन्होंने ही दिलाए। तो वहाँ से अगर आप देखते हैं तो एक लंबा सफ़र है और इस सफ़र में कई कामयाबियाँ हैं और कई नाकामियाँ भी हैं। तो एक खट्टा मीठा अनुभव जो है वो रहा है भारत का ओलंपिक में। लेकिन साल दर साल अगर मैं बीते 20 सालों की बात करूं तो इन 20 सालों में जो भारतीय सफ़र है हर ओलंपिक के साथ थोड़ा बेहतर होता गया। ख़ास तौर पे जो 2008 का ओलंपिक था उसमें काफ़ी अप्रत्याशित तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और भारत को मेडल कई दिलाए। इसके बाद आई बारी 2012 की, जो कि लंदन ओलंपिक जिसको कहते हैं, लंदन ओलंपिक है। फिर उसके बाद बारी थी 2016 की, रियो में सिर्फ 2 उन्होंने मेडल जीते, लेकिन टोक्यो ओलंपिक जो कि अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय ओलंपिक इतिहास, एक तो ओलंपिक है, एक भारतीय ओलंपिक इतिहास है, सबसे कामयाब ओलंपिक रहा। 7 मेडल जीते, जिसमें से ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा का वो जो थ्रोअर में जो गोल्ड मेडल आया वो अपने आप में एक अभूतपूर्व था, क्योंकि ये पहला गोल्ड था ट्रैक एंड फील्ड एंड एथलेटिक्स के इवेंट में भारत के लिए, इंडिविजुअल गोल्ड था। उससे पहले जो गोल्ड पहला दिलाया 2008 में, जिसकी मैंने बात की, मैं उसको इसलिए विशेष तौर पे मेंशन किया, जो बीजिंग ओलंपिक था वहाँ पर अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड पर निशाना साधा था। और ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड था जो कि नॉन टीम इवेंट में जी। मतलब बतौर टीम तो हॉकी टीम ने कई बार जीते थे, लेकिन एक बतौर इंडिविजुअल खिलाड़ी एक इवेंट में वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे, जिसको नीरज चोपड़ा ने बहुत आगे ले गए। और उसके साथ बाकी खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किया, मैं उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो आपको सीधा नीरज चोपड़ा का वो थ्रो याद आएगा। और उसको लेकर के जो बस क्रिएट हुआ था हिंदुस्तान में, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। जो उससे पहले भाला फेंक, जिसको जैवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने उस गोल्डन थ्रो से उस खेल को भारत के सबसे, कहते हैं ना कि सबसे टॉकेबल कहते हैं सबसे ज़्यादा बातचीत करने वाले खेलों में बदल दिया। और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद कई लोग, पेरेंट्स जो होंगे, उन्होंने अपने खिलाड़ियों, अपने बच्चों को भाला या जैवलिन थ्रो पकड़ाया होगा। तो ये वो जर्नी है। हालांकि अभी भी भारत ने अपनी जो प्रतिभा है भारत के अंदर,
140 करोड़ की आबादी वाला देश है और लेकिन मेडल टैली में अभी भी वो काफ़ी नीचे रहता है। लेकिन हम इस बात से ज़रूर खुश हो सकते हैं कि हमने बीते 2 दशकों में अपने प्रदर्शन को बहुत सुधारा है। जी सर, आप जैवलिन थ्रो की बात कर रहे थे, आपने कहा कि नीरज चोपड़ा से पहले कोई नहीं जानता था जैवलिन थ्रो को। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, इंडिया के लिए मतलब इतना कॉमन नहीं था जैसे आप हॉकी की बात करते हो। हाँ। खेल था जी। और नीरज चोपड़ा से पहले भी कई खिलाड़ी लगातार खेलते आए हैं। मैंने इस खेल की जो पॉपुलैरिटी की बात की है, क्योंकि जब आप जीतते हैं हाँ। तब वो खेल ज्यादा पॉपुलर होता है। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए थे हमारे देश के लिए। इस बार के ओलंपिक में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस बार भी गोल्ड आएगा? देखिए, जैसा कि उनकी फिटनेस कुछ दिनों पहले थी, हालांकि अभी उनके कोच ने जैसा कहा है कि अभी वो पूरी तरीके से फिट हैं और पूरी दावेदारी जो है उनकी मजबूत है इस बार भी। अगर वो ऐसा करते हैं और हम चाहेंगे बतौर भारतीय, बतौर भारतीय फैन, बतौर भारतीय खेल पत्रकार और हर तरीके से कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर वही अपना यादगार प्रदर्शन दोहराएं। अगर वो ऐसा करते हैं पेरिस में भी, तो इसमें कोई शक नहीं कि नीरज चोपड़ा भारतीय न सिर्फ भारत की ओर से बल्कि ओलंपिक के इतिहास में के सबसे महान एथलीट्स में शामिल हो जाएंगे, जो लगातार अपने एक बड़ी चुनौती होती है 4 साल पहले और 4 साल बाद, क्योंकि नए खिलाड़ी आ चुके होते हैं, फिटनेस लेवल और बढ़ चुका होता है। अगर आप अपने खिताब को बचा लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मैं उपलब्धि मानूंगा और अपने आप में भारतीय तो क्या उनको जश्न मनाने का एक मौका मिलेगा। तो नीरज चोपड़ा से निसंदेह बहुत उम्मीदें हैं सभी भारतीयों को, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि उनका एक बार फिर वही यादगार जो थ्रो था, जैवलिन थ्रो था, वो आए और एक बार फिर सोने पर निशाना लगे। जी सर, आपने गोल्ड की बात करी, अब बात करते हैं सबसे पुराने खेल की जिसने भारत को 12 बार पदक दिलवाया है। हॉकी की 8 बार गोल्ड जीत चुके हैं, 6 बार लगातार गोल्ड जीता है। 1980 के बाद हॉकी में भारत ने कोई गोल्ड नहीं जीता। इस बार क्या लगता है? बका, अगर किसी एक, जो मैं चाहता हूं कि एक टीम जो है वो एक मेडल, मैं तो मेडल ही करता हूं, हालांकि गोल्ड जीते, वो एक हॉकी। मैं हमेशा से ओलंपिक जब भी फॉलो किया बतौर फैन, जब मैं पढ़ता था तो मैं ओलंपिक इसलिए फॉलो करता था कि हमारी हॉकी टीम क्या कर रही है। और मैं आज भी आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि जो टोक्यो में भारतीय हॉकी टीम ने किया था, पुरुष हॉकी टीम ने, हालांकि थोड़े से मायूस होंगे कि अगर सेमीफाइनल थोड़ा और अच्छा करते तो शायद वो फाइनल खेलते, लेकिन सेमीफाइनल में हारे, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि 1980 के बाद वो पहला मौका था जब भारतीय हॉकी टीम को एक मेडल मिला था। 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था, वहाँ गोल्ड जीत के लाए थे। वो आखिरी मौका था जब जो 8 गोल्ड की हम बात करते हैं ना, वो 8वां जो गोल्ड था वो मॉस्को में आया था। तो हॉकी एक सिर्फ हॉकी नहीं है, इस देश की धड़कन है। अगर लोग क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं तो मैंने वो बतौर जर्नलिस्ट इस खेल को कवर करते हुए हॉकी के प्रति भी लोगों में बहुत जमकर दीवानगी देखी है। तो जिस तरीके की टीम है, या एक अनुभवी और यंग खिलाड़ियों का अच्छा मिक्स है। इस बार हरमनप्रीत को उन्होंने कमान सौंपी है, एशियाड में उन्होंने गोल्ड जिताया था। यूपी से 2 खिलाड़ी हैं, पाल हैं, एक उसका ललित उपाध्याय है जो फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं। पाल जो है वो खेलते हैं मिडफील्ड में। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और हॉकी टीम को एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा करके आइए कि हम सब एक बार फिर कहें कि फिर दिल दो हॉकी को, क्योंकि किसी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़रूरी होता है जीतना। और हालांकि टुकड़ों में भारतीय हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन बीते 20 सालों में। एशियाड में जीतते रहे हैं, अजलान शाह जीत के आए हैं, इसके अलावा पिछला एशियाड में गोल्ड जीता है। लेकिन ओलंपिक में जीतना अपने आप में हमेशा एक बड़ी कामयाबी होती है, जिसको न सिर्फ दुनिया याद रखती है बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। अब देखिए ना, हॉकी ने ध्यानचंद जैसे महान, जिनको हॉकी का जादूगर कहते थे, तीन बार वो भारतीय टीम को उन्होंने जिताया। आखिरी बार 1936 में उनका, मतलब ध्यानचंद का, उन्होंने बर्लिन में जब ओलंपिक हुए थे तब उन्होंने भारत को जिताया था। तो ये हॉकी, हम इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी खेल है ओलंपिक में, उसमें से अगर आप ओलंपिक में किस खेल से वो चाहते हैं कि पदक जीते, तो मैं कहूँगा 10 में से 7 लोग यही कहेंगे कि हमें हॉकी से पदक चाहिए। और सिर्फ भारतीय मेंस हॉकी टीम नहीं,
जो महिला हॉकी टीम है वो भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था पिछले टोक्यो ओलंपिक में। हालांकि सेमीफाइनल हारे, उसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला जी। वो जीते जीते हार गए, बहुत मायूसी थी उनके, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन बहुत शानदार किया था। तो ये दिखाता है कि भारतीय हॉकी टीम अब उस राह पे बढ़ चुकी है जहाँ से हम उनसे मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 1980 के बाद कई साल ऐसे रहे जब मायूस लौटे हैं, लेकिन मैं बतौर फैन यही कहूँगा कि दोनों ही अगर हॉकी टीम मेडल लेके आती है तो उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं होगी ओलंपिक में। हॉकी की बात होगी सर, मुक्केबाजी की बात करते हैं। 3 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, इस बार 6 एथलीट्स जा रहे हैं जिसमें से 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। मुक्केबाजी में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुक्केबाजी में निखत जरीन है, दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर हैं। उसके अलावा अगर मैं गलत हूँ लवलीना है, जिन्होंने पिछली बार सिल्वर जीता था। तो ये 2 नाम तो है ही हैं। इसके अलावा अमित पंघाल हैं। ये वो नाम है जिनसे भारत को उम्मीद है। लेकिन भारत की जो बॉक्सिंग टीम पहले होती थी उससे इतर मैं ये कहूँगा ये टीम यंग है। हालांकि यंग तब भी है तो वो भी थे, लेकिन इस बार वो अलग जोश और जुनून नज़र आता है। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार हर इवेंट में, जितने भी इवेंट्स में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, खाता खोलने की उम्मीद करनी चाहिए। और जैसा कि अभी तक भारत ने ओलंपिक में दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है किसी एक ओलंपिक में। सबसे बेस्ट जो है 7 मेडल का है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में आया था। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो जो डबल डिजिट है ना उसको पार करेंगे, और साथ ही और ये उम्मीद होगी कि जो एक गोल्ड आता है ना वो कम से कम डबल हो जाए। और अगर वो गोल्ड दूसरा एक का हम नीरज चोपड़ा से उम्मीद कर रहे हैं ऐसे, अगर बॉक्सिंग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर वो हॉकी में आता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल। तीरंदाजी में आप क्या सोचते हैं सर? इस बार दीपिका कुमारी हैं, दीपिका है, तरुणदीप है, उसके अलावा धीरज है। टीम बहुत अच्छी है। और जब आप इसकी बात करते हैं ना, जब जिस इवेंट में भारतीय टीम हिस्सा लेती है उसकी वर्ल्ड नंबर 1 टीम भी रही है। लेकिन बात मेडल की होती है। तो उम्मीद ये है कि ये लगातार पिछले कई ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। उम्मीद ये होनी चाहिए कि सिर्फ अच्छा प्रदर्शन नहीं करें, वो प्रदर्शन करें जिससे कि उनकी जो इतने सालों की मेहनत है। देखिए, खिलाड़ी बनना बहुत मुश्किल होता है। 4 साल में एक बार मौका मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित करने का। तो कहीं ना कहीं कसक उन खिलाड़ियों में भी रहती है कि नहीं, हमें कुछ कर गुजरना है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर फिट हैं तो पूरा देश उनका पल के पावड़े बिछा के इंतज़ार करेगा। और मुझे लगता है कि दीपिका तरुण की वो जो जोड़ी गोल्ड पे जो निशाना लगाने में चूकती है ना, इस बार वो चूके नहीं। मत, एक कहावत है, मत चूको चौहान, चूको मत चौहान, या कुछ इस तरीके से है। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार आप वो कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके का खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, वो कह सकते हैं कि अनबिलीवेबल है। पहले भी दी जाती रही होंगी सुविधाएं, लेकिन साल दर साल भारतीय सरकार ने इन खिलाड़ियों पर, उनकी सुविधाओं पर, उनकी ट्रेनिंग पर, अगर इंजर्ड हो जाते हैं उनकी रिकवरी पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। बहुत पैसे मतलब एक जिम्मेदारी उठाई है। मैं इसको पैसे खर्च करने की जगह पे कहूँगा एक जिम्मेदारी उठाई है कि नहीं, ये खिलाड़ी जो है ना देश का मान बढ़ाते हैं वर्ल्ड लेवल के इवेंट में, तो इनको वो सब कुछ देना है जिसकी ज़रूरत खिलाड़ियों को होती है। जी। गोल्फ की बात करते हैं तो सर, इस बार अदिति अशोक और दीक्षा डागर खेल रही हैं। दीक्षा ने तो इस बार डेफ ओलंपिक्स में भी भाग लिया था, उसमें भी उन्होंने गोल्ड जीता था, और इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। गोल्फ में क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार अदिति अशोक जो थी वो टोक्यो में मेडल जीतने से चूक गई थी। वो आखिरी राउंड में था, उन्हें कुछ स्कोर करने थे, लेकिन हुआ क्या कि हवा जो है तेज चलने लगी कुछ उनके, चूंकि गोल्फ में स्विंग होती है, गेंद को शॉट मारने होते हैं, तो उसमें वो जो हवा थोड़ी गड़बड़ाई और वो जो स्कोर उनको चाहिए था वो उनको डिजायरेबल रहा नहीं। बहुत करीबी अंतर से चुकी थी। तो वो पहला मौका था कि जब हमें लगा कि अच्छा ये गोल्फ भी है जिसमें भारतीय टीम या भारतीय खिलाड़ी मेडल जीत सकते हैं। हालांकि चूक गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एशियाड में अच्छा प्रदर्शन किया। तो जिस तरीके से फॉर्म में है और पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन था, उनका हौसला बढ़ाएगा। और जैसा कि हर खिलाड़ी जाता है जीतने के लिए, आपने डागर का नाम लिया, बाकी और भी 2 पुरुष खिलाड़ी हैं, 4 लोगों की टीम है, 2 महिला गोल्फर हैं, 2 पुरुष गोल्फर हैं। तो ये चारों जो हैं गोल्फ में अच्छा प्रदर्शन करें
बाकी थोड़ी किस्मत भी उनके साथ दे, जो कि पिछली बार चूक गए थे। नहीं दी थी। कहावत है ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। राइट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो हमारे बहादुर खिलाड़ी हैं उनके साथ थोड़ी सी किस्मत भी मेहरबान होगी। आप यूथ की बात कर रहे थे कि इस बार यंग टैलेंट बहुत आ रहा है स्विमिंग में, तो सबसे यंग 14 साल की दी सिंधी इस बार उतरी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उनके लिए एक मुझे लगता है, देखिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करूं या देश उम्मीदें करे, देश उम्मीद कर जी। सकता है, लेकिन एक व्यक्तिगत बतौर फॉलो करता रहा हूं तो मैं ये कहूँगा कि अभी उनके लिए एक बड़ा मौका है सीखने का। मैं बताऊं स्विमिंग में बहुत टफ कंपटीशन होता है, ये माइकल फेल्प्स जैसे खिलाड़ियों का गेम है। हालांकि भारतीय स्विमर्स किसी से कम नहीं है, लेकिन अभी भी ये देखिए कोई भी इसको हमारे यूट्यूब लाइव को सुनेगा तो शायद वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्विमिंग में भारतीय जो प्रतिभाएं हैं उनको बहुत सीखने की ज़रूरत है। सीखने का जब मैं बात करता हूँ ना, खेल के साथ ही उनके अपने टेम्परामेंट, अपने स्किल सेट को और बेहतर करना होगा, क्योंकि उनका मुकाबला जो है ना वर्ल्ड के टॉप बेस्ट एथलीट जो स्विमर्स होंगे उनसे होगा, जिसमें अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा जो स्विमिंग में जीतते आए हैं वो या तो ऑस्ट्रेलियन स्विमर जीतते हैं या फिर अमेरिकन। चाइनीज स्विमर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसे में ये उस बच्ची के लिए, जो 14 साल की बच्ची है, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीखने के लिए बहुत मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ कामयाबी ही मिले, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन होगा और आगे आने वाले जो इवेंट्स होंगे हो सकता है कि वो और बेहतर सीखेंगी और प्रिपेयर करेंगी। अगर इस बार जीतनी है तो अच्छा, नहीं भी जीतनी तो अगली बार के लिए और मजबूत होकर के आएंगे। बिल्कुल। सो हॉकी के बाद बैडमिंटन में बहुत मतलब कि भारत को इंटरेस्ट है कि इस बार गोल्ड तो आएगा ही। पीवी सिंधु हैं आपकी, लक्ष्य सेन है, क्या लगता है इस बार? खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं। बैडमिंटन एक ऐसा, मतलब मैं कहूँगा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भारतीय शटलर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साइना नेहवाल ने जो राह दिखाई थी जी, उसके बाद से भारतीय शटलर पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। उसके बाद जब 16 में रियो में गए तो पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता। हालांकि स्पेनिश प्लेयर थी उनके सामने, उससे बहुत हार गई। वो 2-3 सेट के मुकाबला था जिसमें एक सेट उन्होंने भी जीता, लेकिन 2 सेट वो हार गई तो उनके हाथों से निकल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक आया, वहाँ पे उनको ब्रॉन्ज मिला। तो कहीं ना कहीं अब ये पीवी सिंधु को भी एक अपने आप में, जो उनको एक 2 बार का ओलंपिक खेलने का जो एक अनुभव है ना पीवी सिंधु के पास, उनके पास मौका होगा कि अब एक्सेल करने का। और उन्होंने ज़रूर अपने कोचेस के साथ बात की है। मेरे पास ऐसी खबरें हैं, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि कई बड़े खिलाड़ी, प्रकाश पादुकोणे जैसे मेंटोर भी इस बार गए हैं, जो सिर्फ इसलिए गए कि जब खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में उतरे तो उनके साथ बात करें, एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है ना उसको थोड़ा सा रिमूव करे, बैरियर हटाए और उनको एक पेप टॉक दे करके उनको मोटिवेट करे कि नहीं उन्हें क्या करना है। क्योंकि प्रकाश पादुकोणे कितने बड़े खिलाड़ी रहे, इसके लिए या उनको उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन वो जब खिलाड़ी अगर उनके साथ हैं तो पीवी सिंधु जो है, मुझे लगता है कि इस बार उनके पास और अच्छा मौका है। 2 बार का अनुभव है, दोनों बार मेडलिस्ट रही हैं, तो ब्रॉन्ज आ चुका है, सिल्वर आ चुका है, तो सिर्फ एक गोल्ड बचा है। तो इस सिंधु ने जरूर कुछ तय कर रखा होगा और हम भारतीय इंतजार करेंगे। लक्ष्य सेन के बारे में? लक्ष्य सेन उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब बीते 1-1.5 सालों में जो कंसिस्टेंसी दिखाई है ना लक्ष्य ने, अगर वो अपने लक्ष्य को पा सके तो क्या बात है। फिर सर डबल, मेंस डबल में चिराग एंड सात्विक, साईराज है। देखना होगा, देखिए डबल्स में हमें हमेशा कहता हूँ कि तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि दोनों बहुत अच्छे से खेलते आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका सामना होगा एशियन कंट्रीज से। बैडमिंटन में ज़्यादातर टफ कंपटीशन जो इंडिया को मिलता है, कोरिया, चाइनीज़, जापानीज़, इवन इंडोनेशिया, यहाँ के खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है। तो मतलब ये पिछले एशियाड में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और ये उसको कंटिन्यू रखें, नाम बड़े हैं, प्रदर्शन लगातार अच्छा है। तो भारतीय तो क्या है, मेडल तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि इस बार दहाई का आंकड़ा छूना चाहिए। उस दहाई के आंकड़े में कितने कहाँ तक जाएंगे मैं ये इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन दहाई का आंकड़ा छूना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल, मेरा मतलब एक टीम को जब मैं देखता हूँ जो पूरी टीम जा रही है, जो चेहरे हैं, जो नाम है, तो दहाई का आंकड़ा छूना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बस इंतजार है 26 जुलाई का, देखते हैं भारत इस बार कितने मेडल जीत पाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।